चलेंगे हम स्टार्ट करते हैं मेथड ओवरराइडिंग। ये एग्जांपल लिखी हुई है स्लाइड्स में, यहाँ से निकाल देते हैं। ठीक है, एक क्लास इस तरह बना लेते हैं, क्लास ए। यहाँ पे बना देते हैं पब्लिक वॉइड एफ बी। ठीक है, बना देता हूँ। अब मैं एक और क्लास बना लेता हूँ, क्लास बी, जो एक्सटेंड करेगी ए को। पब्लिक ओवरराइड करनी, यहाँ पे वर्चुअल लगता है, और जब इसको ओवरराइड करते हैं तब ओवरराइड का लगता है कीवर्ड। बी ऑफ बी, बी कुछ अजीब सा और इसको जी कर देते हैं। बी क्लास का नेम भी है क्योंकि ए डॉट एफ करेंगे तो देखते हैं क्या आता है, और ए डॉट जी करेंगे तो देखते हैं क्या आता है। ठीक है, इसको रन करते हैं। अब ये देखें, ए डॉट एफ किया तो एफ ऑफ क्लास ए आया है। ठीक है, ए डॉट जी किया है तो चाइल्ड क्लास का मेथड आया है। ठीक है, जो ओवरराइड हो चुका है। ऊपर वाली लाइन प्रिंट नहीं हो रही, क्लास ए की ये वाली लाइन प्रिंट नहीं हो रही क्योंकि ये ओवरराइड हो चुकी है। चाइल्ड ने अपना मेथड बना लिया, अपनी इंप्लीमेंटेशन दे दी। ठीक है, लेकिन अगर मैं एफ का भी बना दूं, अब एफ के साथ वर्चुअल तो लिखा नहीं है, मैं ऐसे ही बना देता हूं। बल्कि रुकें, एफ को बाद में बनाते हैं। पहले हम देखते हैं कि ये अब हम जब जी कॉल करते हैं तो चाइल्ड का जी कॉल होता है, लेकिन मैं चाहता हूं कि पेरेंट के का मेथड की इंप्लीमेंटेशन ज़ाया ना हो, वो भी परफॉर्म हो, और मेरी जो इंप्लीमेंटेशन है चाइल्ड की वो भी परफॉर्म हो। तो फिर मैं कैसे करूंगा, बेस बेस स्मॉल है मेरे ख्याल से, स्मॉल है, बेस डॉट जी करके कॉल कर दूंगा। अब ये क्या करेगा, बेस क्लास का जी पहले कॉल करेगा, फिर अपनी इंप्लीमेंटेशन आगे देगा। रन करके देखते हैं। ठीक है, पहले जी ऑफ क्लास ए कॉल किया उसने, फिर जी ऑफ क्लास बी कॉल किए, यानी कि जो पेरेंट की इंप्लीमेंटेशन है वो भी ज़ाया नहीं हुई। मैंने बेस डॉट जी करके मैं उसको कॉल कर सकता हूँ, अपनी इंप्लीमेंटेशन भी दे सकता हूँ और साथ उसकी भी कॉल कर सकता हूँ। अब फॉर एग्जांपल मैंने एफ भी बनाया हुआ है, मैं एफ की इंप्लीमेंटेशन चाइल्ड क्लास में दे देता हूँ विदाउट virtual override keywords। f of class b, अब क्या होगा, इसमें आ गई है वार्निंग कि ये मैथ हाइड कर रहा है पेरेंट क्लास के मेथड को। ठीक है, एक सेकंड में वीडियो कॉपी कर लूं। ठीक है, ये वार्निंग नीचे आ गई है कि ये एफ जो मेथड है ये हाइड्स इनहेरिटेड मेथड
यूज द न्यू कीवर्ड इफ हाइडिंग वाज इंटेंडेड। अगर आपने उसकी इम्प्लीमेंटेशन को हाइड करना है, हाइड का मतलब ये है कि फिर ये वाली इम्प्लीमेंटेशन यूज नहीं हो सकेगी। जैसे वर्चुअल ओवरराइड में मैंने बेस डॉट जी करके कॉल कर ली है, मैं इस तरीके से पेरेंट की इम्प्लीमेंटेशन कॉल नहीं कर पाऊंगा। सिर्फ हाइड करनी है मैंने उसकी इम्प्लीमेंटेशन, तो यहाँ पे न्यू का कीवर्ड वगैरह लगाएं। ठीक है, वो कहते हैं यहाँ पे न्यू लगा दें और मेथड हाइडिंग कर लें अगर आपने करनी है। ये बंद हो गया, ये बंद हो गया, दोबारा लगा लेते हैं। इस कंसोल को बंद करना था। सर आपने वर्चुअल कीवर्ड क्यों यूज किया? ओवरराइडिंग में तो वर्चुअल नहीं यूज होता वैसे। और जावा में यूज नहीं होता, लेकिन यहाँ पे जब आपने मेथड ओवरराइडिंग करनी है तो आपने वर्चुअल का कीवर्ड लगाना है। इस तरीके से पेरेंट का मेथड हाइड नहीं होगा, आप उसकी इम्प्लीमेंटेशन को भी बेस डॉट जी करके कॉल कर सकते हैं। अगर आप वर्चुअल का कीवर्ड नहीं लगाते और आप डायरेक्टली उसकी इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड करते हैं, वर्चुअल और ओवरराइड के कीवर्ड नहीं यूज करते, तो आप मेथड को हाइड कर देते हैं और आप पेरेंट की इम्प्लीमेंटेशन को ज़ाया कर देते हैं, वो आप यूज नहीं कर सकते। ठीक है, इन दैट केस आपको न्यू का कीवर्ड यूज करना चाहिए मेथड हाइडिंग के लिए। यहाँ पे लिखा हुआ भी है, वार्निंग हाइड्स इनहेरिटेड एफ मेथड, यूज न्यू। ठीक है, जावा में होता है कि आपको वर्चुअल का कीवर्ड नहीं यूज करना, लेकिन डॉट नेट में आपको यूज करना होता है। पेरेंट, ओके जब भी सर। आप पेरेंट की क्लास बनाएंगे, उनमें जो जो मेथड्स आप चाहते हैं कि चाइल्ड उनको ओवरराइड कर सके, वहां पे आपने वर्चुअल का कीवर्ड लगाना है। चाइल्ड फिर उसको का कीवर्ड यूज करके ओवरराइड करेगा और बेस डॉट जी करके उसकी इम्प्लीमेंटेशन कॉल कर सकता है। और सर फिर न्यू का कीवर्ड से क्या फायदा होगा? न्यू के कीवर्ड से मैंने आपको बताया ना, मेथड हाइडिंग होती है कि आपके पेरेंट की इम्प्लीमेंटेशन आप हाइड कर देते हो, आप बेस डॉट जी करके फिर उसको कॉल नहीं कर पाओगे, आप उसकी इम्प्लीमेंटेशन टोटली हाइड कर देते हैं। ठीक है, सही है सर। आपने अगर उसकी इम्प्लीमेंटेशन हाइड करनी है, आप चाहते हैं सिर्फ मेरी हो एक्सेस, तो तब आप न्यू का कीवर्ड लगा देते हैं। यहाँ पे इसको बी करना पड़ेगा, फिर हाइड होगा। ठीक है, एफ ऑफ क्लास बी हो गया। ठीक है, अब क्लास बी का कॉल हो रहा है, लेकिन जो नीचे ओवरराइड का केस है उसमें ए का भी कॉल कर रहे हैं हम और बी का भी कॉल कर रहे हैं। ठीक है, ये फायदा है मेथड वर्चुअल ओवरराइड के कीवर्ड्स का कि आप पेरेंट की इम्प्लीमेंटेशन को ज़ाया नहीं करते। आप अगर चाहते हैं कि वो भी एग्जीक्यूट हो और मेरी इम्प्लीमेंटेशन भी एग्जीक्यूट हो, तो आप वो भी बेस डॉट जी करके कॉल कर सकते हैं। ठीक है, अब अगर आप यहाँ पे न्यू का कीवर्ड नहीं लगाते, डायरेक्ट इम्प्लीमेंटेशन दे देते हैं, तब भी ये इसी की इम्प्लीमेंटेशन बेस सॉरी चाइल्ड की ही कॉल होगी, लेकिन नीचे वार्निंग आती है। ठीक है, कि न्यू का कीवर्ड यूज करें। प्रॉपर वे ये है कि न्यू का कीवर्ड लगाना चाहिए। ठीक है, न्यू के बगैर भी मेथड हाइडिंग हो जाती है। अच्छा, ओवरराइड करने के लिए कुछ रूल्स भी हैं कि मेथड सिग्नेचर्स मस्ट बी आइडेंटिकल। सिग्नेचर क्या होता है? ये पूरी लाइन, ये वाली, ये वाली लाइन कि पब्लिक है, एक्सेस मॉडिफायर पब्लिक है, रिटर्न टाइप उसकी वॉइड है, मेथड का नेम क्या है, उसके अंदर आर्गुमेंट्स कितने और कौन कौन से हैं, ये सब चीजें मिला के एक मेथड सिग्नेचर बनता है। मेथड सिग्नेचर आइडेंटिकल होनी चाहिए। ठीक है, सेम नंबर एंड टाइप ऑफ पैरामीटर्स इंक्लूडिंग फंक्शन टाइप यानी रिटर्न टाइप एंड सेम विजिबिलिटी। ठीक है, एक्सेस मॉडिफायर सेम हो, ये सब चीजें सेम हो, उन्हीं के मेथड को आप ओवरराइड करेंगे, तभी ओवरराइड होंगे, वरना वो एक नया मेथड बन जाएगा। प्रॉपर्टीज एंड इंडेक्सर्स कैन आल्सो बी ओवररिडन। प्रॉपर्टीज और इंडेक्सर्स को भी आप ओवरराइड कर सकते हैं वर्चुअल ओवरराइड के कीवर्ड से। स्टैटिक मेथड्स कैन नॉट बी ओवररिडन। ठीक है, स्टैटिक मेथड्स को आप ओवरराइड नहीं कर सकते। ठीक है, यहाँ पे डायनेमिक बाइंडिंग में इसकी एग्जांपल बताई है वर्चुअल ओवरराइड की, कि वर्चुअल ओवरराइड को आप डायनेमिक बाइंडिंग में कैसे यूज करेंगे। दो क्लासेस हैं ए और बी, बी ने ए को एक्सटेंड किया। ठीक है, ए ने कहा जी आई एम, इसने प्रिंट किया आई एम एन ए। ठीक है, जब ओवरराइड किया बी ने, तो बी ने प्रिंट किया आई एम ए बी। ठीक है, अब इस तरीके से आप जब वेरिएबल बनाएंगे ए का और उसमें न्यू बी करके डालेंगे, तो ए डॉट हु आर यू प्रिंट करेंगे तो चाइल्ड का कॉल होगा, क्योंकि ऊपर डायनेमिक बाइंडिंग हुई हुई है, न्यू बी करके उसमें रेफरेंस जा रहा है, तो बी का प्रिंट होगा एम बी। ठीक है,
इसका बेनिफिट ही क्या है? इसका बेनिफिट ये है कि अगर फॉर एग्जांपल एक मेथड है यूज़ का, उसमें एक ए टाइप का वेरिएबल जा रहा है और उसका हु आर यू कॉल हो रहा है, ठीक है? अब ए टाइप का वेरिएबल जा रहा है, आप उसमें नीचे जहाँ पे कॉल किए हुए हैं, दो दो एग्जांपल दी हुई है कॉल करने की, आप उसमें न्यू ए करके भी डाल सकते हैं और न्यू बी करके भी डाल सकते हैं, क्योंकि बी उसका चाइल्ड है, वो भी उसके अंदर जा सकता है एज़ एन आर्गुमेंट, ठीक है? तो न्यू ए करके जब डालेंगे तो प्रिंट होगा आई एम एन ए, और बी डालेंगे तो आई एम अ बी प्रिंट होगा, ठीक है? यानी कि जिस भी किस्म का चाइल्ड का या पेरेंट का किसी भी किस्म का उसमें डालेंगे तो उसी का मेथड कॉल होगा। इस तरह के मतलब यूजेस हैं इसके। कोई सवाल है? हाइडिंग हाइडिंग हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि मेथड हाइडिंग क्या है। आप पेरेंट क्लास की इम्प्लीमेंटेशन को टोटली हाइड कर देते हैं, चाइल्ड में फिर वो एक्सेस नहीं होती। आप न्यू करके इम्प्लीमेंट करते हैं उसको, ठीक है, उस मेथड को, ठीक है। दे हाइड इनहेरिटेड मेंबर्स विद द सेम नेम एंड सिग्नेचर, ठीक है। ये ए क्लास है जिसमें इंट एक्स है, एफ का मेथड है और जी का वर्चुअल मेथड है, ठीक है। ये वो एग्जांपल है मेरे ख्याल से। अब बी ने उसको एक्सटेंड किया और सारे ही न्यू न्यू करके उसने बना दिया, ठीक है। अब बी डॉट एक्स करेंगे तो बी का एक्स कॉल होगा, बी डॉट एफ करेंगे बी का एफ कॉल होगा, बी डॉट जी करेंगे तो बी का ही जी कॉल होगा, ठीक है। वो पेरेंट क्लास की इम्प्लीमेंटेशन हाइड हो गई है, अब वो एक्सेस नहीं होगी। लेकिन आप ये कर सकते हैं कि बी क्योंकि चाइल्ड क्लास है तो बी को आप टाइपकास्ट करें ए में और फिर उसका एक्स कॉल करें। इन दैट केस ए क्लास का एक्स कॉल होगा, क्योंकि अब ये बी कास्ट हो चुका है ए में। अब ए डायरेक्ट अपने अपना वेरिएबल्स को तो एक्सेस कर सकता है, उसने खुद तो हाइड नहीं किए, ठीक है। अब इसी तरह बी को अगर आप टाइपकास्ट करें ए में और फिर एफ मेथड कॉल करें तो वो भी कॉल हो जाएगा, ठीक है। और जी भी इसी तरह कॉल हो जाएगा, क्योंकि उसने खुद तो हाइड नहीं किए, उसका खुद का वेरिएबल है अब ये कास्ट होने के बाद। कंस्ट्रक्टर्स इस तरह की केसेस में जब आप एक्सटेंड करते हैं तो कंस्ट्रक्टर्स कैसे काम करते हैं? इम्प्लिसिट कॉल होती है बेस क्लास के कंस्ट्रक्टर की, जब भी हम कोई क्लास को एक्सटेंड करते हैं चाइल्ड में, ठीक है। तो उस बेस क्लास का अगर पैरामीटर लेस कंस्ट्रक्टर है तो वो कॉल होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये ए क्लास है, पहली वाली एग्जांपल देखें। ए क्लास है, इसने इसको एक्सटेंड किया बी क्लास ने। बी क्लास ने अपना एक पैरामीटर वाला कंस्ट्रक्टर बनाया इंट एक्स वाला, ठीक है। अब जब बी अपना वेरिएबल बनाएगा न्यू बी थ्री तो वो इजीली बन जाएगा। क्यों? क्योंकि कंस्ट्रक्टर डिफॉल्ट है ए क्लास में जो कि कॉल हो जाता है, ठीक है। दूसरी एग्जांपल देखें। दूसरी एग्जांपल में हमने एक्सप्लिसिटली पैरामीटर लेस कंस्ट्रक्टर ए में बनाया है। इन दैट केस भी ये चीज चल जाएगी क्योंकि ए का पैरामीटर लेस कंस्ट्रक्टर वो कॉल हो जाएगा, ठीक है। तो ये चल जाएगी, ओके। लेकिन अब अगर मैंने बना दिया ए का भी पैरामीटर वाला कंस्ट्रक्टर तो अब क्या होगा? अब वो कॉल नहीं हो पाएगा क्योंकि उसको पता नहीं है कौन सी वैल्यू इसमें पास करनी है पैरामीटर में। खुद ब खुद तो वो नहीं डालेगा ना, खुद से इंटेलिजेंट बन के कोई भी वैल्यू इसमें पास करके वो कंस्ट्रक्टर तो कॉल नहीं करेगा। तो यहाँ पे एरर आएगा। इन दिस केस अगर पेरेंट क्लास का आपने पैरामीटर वाला कंस्ट्रक्टर बना दिया है तो आपको इस तरीके से एक्सप्लिसिटली कॉल करना पड़ेगा, कॉलन बेस एक्स करके, ठीक है। इसमें एक वैल्यू एक्स डाल दी आपने, वो ऊपर जाके उसका कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया। इसको हम चला के देख लेते हैं। ठीक है, अब इसका पैरामीटर लेस कंस्ट्रक्टर खत्म हो चुका है क्योंकि मैंने पैरामीटर वाला बना दिया। ये देखें नीचे पहले से ही एरर देना शुरू हो गया कि ए डज नॉट कंटेन अ कंस्ट्रक्टर दैट टेक्स जीरो आर्गुमेंट। जीरो आर्गुमेंट वाला कोई कंस्ट्रक्टर नहीं है ए के पास, तो यहाँ पे एरर दे रहा है बी पे, बी के कंस्ट्रक्टर पे।
ठीक है, तो आपको यहाँ पे यूं कॉलन लगा के यूं करना पड़ेगा। ठीक है, अब इस पे कोई एरर नहीं होगा, अब ये रन हो गया। ठीक है, मैं यहाँ पे बना लेता हूँ इसका वेरिएबल, बस वेरिएबल बना लेता हूँ क्योंकि कंस्ट्रक्टर तो वेरिएबल बनाने से कॉल हो जाएंगे। सॉरी, इसमें आर्गुमेंट भी जाता है, 3 2 डाल देता हूँ फिलहाल। उस आर्गुमेंट का कोई मैंने इस्तेमाल तो किया नहीं, लेकिन डाल के देख लेते हैं। ठीक है, तो इसने ए का कंस्ट्रक्टर पहले कॉल किया, फिर बी का कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ। ठीक है, तो पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर हमेशा कॉल होता है। ठीक है, अगर मैं ये यहाँ से खत्म कर देता हूँ, ये कर दे, ये भी पैरामीटर लेस कर देता हूँ, तब भी ए का कॉल हुआ है। ठीक है, पेरेंट का कंस्ट्रक्टर हमेशा कॉल होगा, बेशक आप चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनाएं, चाइल्ड का कंस्ट्रक्टर भी कॉल होगा, लेकिन उससे पहले पेरेंट का लाजमी कॉल होगा। ठीक है, अगर आपने आर्गुमेंट डाल दिए हैं पेरेंट के कंस्ट्रक्टर में, तो आपको एक्सप्लिसिटली बेस एक्स करके, ये अब बेस एक्स कर दें या कोई भी वैल्यू डायरेक्टली डाल दें, इस तरीके से आपको करके ये कॉल करना पड़ेगा, एक्सप्लिसिटली पेरेंट का कंस्ट्रक्टर कॉल करना पड़ेगा। ठीक है, विजिबिलिटी, अब ये जो हमने पढ़े थे एक्सेस मॉडिफायर्स के, पब्लिक, प्रोटेक्टेड इंटरनल, वो यहाँ पे काम आते हैं। प्रोटेक्टेड, अगर आपने किसी पेरेंट क्लास के किसी मेथड को या वेरिएबल को प्रोटेक्टेड कर दिया, तो वो चाइल्ड में एक्सेस होगा सिर्फ। ठीक है, अपने आप में एक्सेस होगा या और चाइल्ड में। इंटरनल का मतलब ये डिक्लेयरिंग असेंबली के अंदर एक्सेस होगा। प्रोटेक्टेड इंटरनल का मतलब है डिक्लेयरिंग असेंबली के अंदर भी होगा और अपनी क्लास में और अपनी चाइल्ड क्लास में एक्सेस होगा। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस क्या है? एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस इंटरफेस में तो ये होता है कि सारे मेथड्स की इम्प्लीमेंटेशन आपने नहीं दी, सिर्फ डिक्लेयर की है। एब्स्ट्रैक्ट क्लास में ये होता है कि सिर्फ कोई एक या एक से ज्यादा मेथड की आपने इम्प्लीमेंटेशन नहीं दी, लेकिन कुछ दी भी है शायद। ठीक है, इस तरीके से हो तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास कहलाती है। आप इसका कीवर्ड लगाते हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास, और एक मेथड के साथ भी आप कीवर्ड लगाते हैं एब्स्ट्रैक्ट का। ठीक है, और वो मेथड को जब आपने क्लास को जब एक्सटेंड करके उसकी एक चाइल्ड क्लास बनानी है, तो उस चाइल्ड क्लास के में जब आप उस मेथड की इम्प्लीमेंटेशन देंगे, तो उसको ओवरराइड का कीवर्ड लगा के इम्प्लीमेंटेशन देंगे। ठीक है, जैसे वर्चुअल ओवरराइड होता है, उसी तरह यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट ओवरराइड है। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस के केस में एब्स्ट्रैक्ट मेथड आर इम्प्लिसिटली वर्चुअल, क्योंकि ये इम्प्लिसिटली वर्चुअल है, तो इसलिए वर्चुअल कीवर्ड की यहाँ पे जरूरत नहीं, एब्स्ट्रैक्ट का कीवर्ड ही काफी है। आपने ओवरराइड का कीवर्ड यूज करके इसके मेथड की इम्प्लीमेंटेशन देनी है। एब्स्ट्रैक्ट क्लास के भी वे ऑब्जेक्ट्स नहीं बन सकते, जैसे इंटरफेस के नहीं बन सकते। ठीक है, क्योंकि उसकी मेथड की इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। एब्स्ट्रैक्ट क्लास में मेथड्स भी एब्स्ट्रैक्ट हो सकते हैं, प्रॉपर्टीज भी हो सकती हैं, इंडेक्सर्स भी हो सकते हैं एब्स्ट्रैक्ट। ठीक है, उन सब की आप जब इम्प्लीमेंटेशन देंगे तो ओवरराइड का कीवर्ड यूज करेंगे। सील्ड क्लासेस क्या होती हैं? अब जावा में फाइनल आपने कीवर्ड सुना होगा, वो क्या चीज होता है? किसी को पता है फाइनल कीवर्ड क्या चीज होता है? मेरे ख्याल से सब लोग बिजी है। फाइनल ये होता है जावा में कि कोई ऐसी क्लास जिसको आगे एक्सटेंड ना किया जा सके। ठीक है, फाइनल है, मतलब नाम से जाहिर है कि फाइनल है, आप इसको चेंज नहीं कर सकते, आगे इसकी कोई चाइल्ड क्लास नहीं बना सकते, इसके किसी चाइल्ड क्लास बना के मेथड्स की इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर सकते। ठीक है, फाइनल है ये बिल्कुल। डॉट नेट में इसी के लिए वर्ड यूज होता है सील्ड। ठीक है, सील्ड है मतलब ये, इसको आप चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, चेंज नहीं कर सकते कैसे? उसका चाइल्ड क्लास बना के उसको, उसके किसी भी मेथड को आप हाइड नहीं कर सकते या ओवरराइड नहीं कर सकते। ठीक है, सील्ड के लिए बनाने के लिए आपको सील्ड का कीवर्ड यूज करना पड़ेगा क्लास के कीवर्ड से पहले। सील्ड का कीवर्ड यूज करना पड़ेगा, और सील्ड क्लासेस कैन नॉट बी एक्सटेंडेड। ठीक है, एक्सटेंड नहीं हो सकती, वो खुद किसी और क्लास को एक्सटेंड कर सकती है
एक्सटेंड करके यूज कर सकती है, या किसी इंटरफेस को यूज कर सकती है इम्प्लीमेंट करके, लेकिन उसको बजाते खुद उस क्लास को कोई और एक्सटेंड नहीं कर सकता। ठीक है, वो सील्ड क्लासेस है, नाम से जाहिर हो रहा है सील्ड है बिल्कुल। ओवरराइड मेथड्स कैन बी डिक्लेयर्ड एज सील्ड इंडिविजुअली। ठीक है, मेथड्स को भी इंडिविजुअली आप सील्ड डिक्लेयर कर सकते हैं। अच्छा, ये सील्ड करने का रीजन क्या होगा? इसके सिक्योरिटी रीजन हो सकते हैं कि आप चाहते हो कि इस क्लास के सिमेंटिक्स, इसका बिहेवियर या इसके एट्रीब्यूट्स वगैरह प्रॉपर्टीज वगैरह को कोई चेंज ना कर सके। कोई भी कोड आगे लिख रहा है उस कोड को यूज करके, तो वो उसके बिहेवियर क्लास को कोई उसके क्लास के बिहेवियर को कोई चेंज ना कर सके। ठीक है, ये किस्म की सिक्योरिटी है। इसके अलावा इफिशियंसी है। इफिशियंसी किस तरह कि अगर इसका कोई चाइल्ड क्लास नहीं बन सकती तो डायनेमिक बाइंडिंग नहीं होगी, स्टैटिक बाइंडिंग से ही यूज होगा। मेथड कॉल होंगे तो इसी के कॉल होंगे। ये रन टाइम पे उसको डिसाइड नहीं करना CLR को कि कौन सा यूज करना है मेथड, इसका चाइल्ड का यूज करना है या पेरेंट का यूज करना है। ठीक है, इस तरह की चीजें नहीं करनी उसने। तो ये इफिशिएंट है, थोड़ा फास्ट है, परफॉर्मेंस भी बेहतर हो जाती है इससे। सील्ड क्लासेस को बना के देख लेते हैं। ये सील्ड क्लास है। अब मैं एक और क्लास बनाता हूँ। अकाउंट का ये बड़ा कर देते हैं, जो कन्वेंशन है इसका टी बड़ा कर देते हैं कन्वेंशन से। ठीक है, एरर आ गए। वो कह रहा है जी टेम्परेरी अकाउंट की जो क्लास है कैन नॉट ड्राइव फ्रॉम सील्ड टाइप अकाउंट। ठीक है, क्योंकि अकाउंट एक सील्ड क्लास है, आप उसको एक्सटेंड नहीं कर सकते, वो ये कह रहा है। तो अगर एक्सटेंड नहीं कर सकते तो इसका यूज क्या है, कैसे यूज करेंगे इसको? इसको वेरिएबल बना के यूज करेंगे, इसका इसका ऑब्जेक्ट बना लेंगे। एक्सटेंड नहीं हो सकती लेकिन ऑब्जेक्ट तो बन सकता है। ठीक है, कोई मसला, कोई बात समझ ना आई हो? ठीक है जी, सील्ड क्लासेस होगी। पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है? जावा में पढ़ा होगा।
Polymorphism allows you to invoke derived class methods through a base class reference during runtime. ठीक है, बेस क्लास का रेफरेंस है लेकिन उससे derived क्लास के मेथड्स को कॉल कर सकें रन टाइम पे। ठीक है, ये पॉलीमॉर्फिज्म है। इसकी एग्जांपल ये है कि कोई ड्राइंग ऑब्जेक्ट की क्लास है जिसमें ड्रॉ का वर्चुअल मेथड है। ठीक है, वर्चुअल का क्या मतलब है कि इस मेथड की को ओवरराइड कर सकते हैं चाइल्ड्स। ठीक है, चाइल्ड इसको ओवरराइड करके इसकी अपनी इंप्लीमेंटेशन दे सकते हैं। वर्चुअल मेथड है ड्रॉ का, जो कि प्रिंट करे आई एम जस्ट अ जेनेरिक ड्राइंग ऑब्जेक्ट। ठीक है, इस क्लास को एक चाइल्ड क्लास ने एक्सटेंड किया जिसका नाम था लाइन। ठीक है, लाइन ने इसको एक्सटेंड किया और लाइन ने इस मेथड की अपनी इंप्लीमेंटेशन प्रोवाइड कर दी, आई एम अ लाइन। ठीक है, प्रिंट कर दिया उसने। इसी तरह एक और क्लास है सर्कल, उसने भी इस क्लास को एक्सटेंड किया और उसने अपनी इंप्लीमेंटेशन प्रोवाइड कर दी, आई एम अ सर्कल। तो अब जब हम ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे, हमने ड्राइंग ऑब्जेक्ट टाइप का वेरिएबल बनाया, 3 वेरिएबल बना लिए, एक अरे के थ्रू बना लिए, 3 वेरिएबल बना लिए। उसमें न्यू लाइन करके एक रेफरेंस लाइन का डाल दिया, दूसरे में न्यू सर्कल करके सर्कल का रेफरेंस डाल दिया और तीसरे में न्यू ड्राइंग का ही डाला है। ठीक है, क्योंकि पेरेंट टाइप के वेरिएबल्स हैं तो उसमें चाइल्ड के रेफरेंसेस जा सकते हैं। फॉर ईच लूप से प्रिंट करेंगे इनके मेथड्स को, ड्रॉ को, तो तीनों की अलग अलग प्रिंट होगी। न्यू लाइन पहला ऑब्जेक्ट था तो उसने अपना मेथड की इंप्लीमेंटेशन प्रिंट की, आई एम अ लाइन। सर्कल ने अपनी प्रिंट की, आई एम अ सर्कल। और तीसरे वाले ने, क्योंकि वो पेरेंट था तो उसने अपनी इंप्लीमेंटेशन प्रिंट की कि आई एम जस्ट अ जेनेरिक ड्राइंग ऑब्जेक्ट। इसको भी चला के देख लेते हैं। पब्लिक क्लास ड्राइंग ऑब्जेक्ट की बनानी है। पब्लिक वर्चुअल ड्रॉ। अच्छा, ये एरर क्यों दे रहा है कि मेथड मस्ट हैव अ रिटर्न टाइप। ठीक है, इस रिटर्न टाइप भी होनी चाहिए, वो कह रहा है सोल डॉट राइट लाइन generic, I am just a generic drawing object। मैंने एक और क्लास बना ली, क्लास लाइन, जिसने एक्सटेंड किया ड्राइंग ऑब्जेक्ट को। ओवरराइड का कीवर्ड यूज करेंगे, ड्रा को ओवरराइड कर देंगे। जैसे ही, अच्छा ये देखिए, मैंने जैसे ही ड्रॉ लिखा है यहाँ पे, दोबारा लिखता हूँ, पब्लिक ओवरराइड वाइड ड्रा। तो यूं इस पे क्लिक किया, जो उसने सजेशन दी थी उस पे क्लिक किया, उसने खुद से बेस डॉट ड्रॉ डाल दिया, ताकि बेस की भी आप कॉल कर सकते हैं। वो ये बताना चाह रहा है कि बेस की कॉल कर लें ताकि वो भी ज़ाया ना हो। लेकिन हम यहाँ पे ये चीज़ नहीं करते। कंसोल डॉट राइट लाइन करते हैं, आई एम लाइन। ठीक है, पब्लिक क्लास ड्राइंग ऑब्जेक्ट, पब्लिक ओवरराइड वाइड ड्रॉ, console dot right line, I am circle। यहाँ पे ड्राइंग ऑब्जेक्ट की अरे बना ली, ड्राइंग ऑब्जेक्ट 3, 0 में डाल देंगे हम न्यू लाइन
पीछे 1 में डाल देंगे न्यू सर्कल, पीछे 2 में डाल देंगे ड्राइंग ऑब्जेक्ट फॉर ईच लूप ऑब्जेक्ट ये डॉट, ये मैंने गलत लिखा है, इन होता है, ये जावा का सिंटैक्स है, कॉलन में से इसमें इन होता है, और डॉट ड्रॉ। रन करेंगे तो डायनामिक बाइंडिंग और पॉलीमॉर्फिज्म की एग्जांपल है कि पहला ऑब्जेक्ट था लाइन, उसने प्रिंट किया आई एम अ लाइन, दूसरा था सर्कल, उसने प्रिंट किया आई एम सर्कल, और तीसरा था जेनेरिक ऑब्जेक्ट था, सबसे पेरेंट जो था वो, तो आई एम जस्ट अ जेनेरिक ड्राइंग ऑब्जेक्ट को प्रिंट किया। ठीक है, तो ये पॉलीमॉर्फिज्म की एग्जांपल है कि आपने चाइल्ड क्लास के ड्रॉ के मेथड कॉल किए जबकि वेरिएबल आपने बनाए थे पेरेंट क्लास के। ठीक है, स्टैटिक टाइप्स थी पेरेंट क्लास की और डायनामिक टाइप्स थी चाइल्ड की, तो चाइल्ड के ही मेथड्स कॉल हुए। ठीक है, लेक्चर स्लाइड्स अपडेटेड हैं, असाइनमेंट एक ही स्टूडेंट ने जमा कराई है, बहुत इजी असाइनमेंट है, आप लोगों को फौरन कर लेनी चाहिए। और आज तो चले मैं आपको FYP की वजह से छोड़ रहा हूँ कि आप लोग अटेंटिव नहीं है, लेकिन आइंदा आप कोशिश करें कि अटेंटिव रहें, क्लास में पार्टिसिपेट करें, आंसर दें। ठीक है, वरना इस तरह क्लास लेने का फायदा नहीं है, बाद में वीडियो आप देखेंगे आपको कोई चीज़ समझ ना आए, कोई सवाल हो। अभी तो मैं आपको क्लास के बीच में तो आपको मैं करके दिखा सकता हूँ, अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही मैं वहीं पे आपको रन करके भी दिखा सकता हूँ, लेकिन अगर बाद में से होगा तो फिर वो वीडियो में तो वो चीज़ नहीं होगी। अच्छा, लेक्चर 5 तक हम लोगों ने कर लिए। इनपुट आउटपुट भी हमें लेना आता है। टेक्स्ट एडिटर तो उसमें होते हैं, विंडोज एप्लीकेशन में होते हैं, बाद में देखेंगे। लेक्चर 5 तक हम लोगों ने कर लिए, तो हम थोड़ा सा आगे चल रहे हैं। आज लेक्चर 4 था लेकिन हमने 5 तक ये कवर कर लिए। आज हम ये आगे इसलिए चल रहे हैं ताकि आगे जाके प्रैक्टिस वगैरह में हम ज़्यादा टाइम लगा सकें। ठीक है, इसके बाद एक्सेप्शन हैंडलिंग है, फाइलिंग है, फिर उसके बाद हम विंडोज एप्लीकेशन पे आएंगे।
ठीक है, डेडलाइन मैंने थोड़ी सी पीछे कर दी, मंडे को कर दी मैंने, मंडे 12 बजे तक, वो गलती से ट्यूसडे हुई थी, लेकिन मंडे 12 बजे तक है डेडलाइन असाइनमेंट की, वो आप जमा करा दें तो ताकि हम आगे मूव ऑन कर सकें। ठीक है जी, फाइनल का कीवर्ड हम डिक्लेयर करते हुए यूज तो करते हैं, लेकिन इसका मकसद ये है कि आप जब भी किसी भी चीज़ के साथ फाइनल लिखेंगे तो वो चेंज नहीं हो सकती, ठीक है, फिक्स्ड हो जाती है। क्लासेस के साथ लिखेंगे तो वो फाइनल क्लासेस हैं, उनको चाइल्ड क्लास इम्प्लीमेंट करके अपनी इम्प्लीमेंटेशन नहीं दे सकते, ठीक है, लेकिन ये जावा में है, डॉट नेट में सील्ड क्लासेस यूज होती हैं, सील्ड का कीवर्ड यूज होता है। ठीक है जी, असाइनमेंट सब लोग करें, जितनी होती है करें, हाफ भी हो बेशक जमा करा दें, लाजमी लेकिन करें ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस हो। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज।